अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा क्विक रिवीजन। हम लोग अभी अभी जो कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोग ऐसा पकड़ सकते हैं कि आज हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम के पहले जो मैंने पिछले लेक्चर में किया वो आपको एक क्विक छोटा सा रिवीजन देता हूँ। जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस क्या था वो आपको बताया था मैंने यहाँ पे। ये अपना फॉर्मूला आया था m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 जो भी है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का भी ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम लोग ने देखा था यहाँ पे देखो, इसके बाद हम लोग ने देखा था हाउ टू, मतलब कुछ एग्जाम्पल देखे थे मैंने आरसीओएम के। फिर उसके बाद मैंने एक दो एग्जांपल और करवाए थे ऐसे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस मास सिस्टम। अब कंटिन्यूस मास सिस्टम में इनफाइनाइट मासेस होते हैं, तो अपना जो फॉर्मूला था वो सिग्मा के जगह, मतलब समेशन के जगह इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएमएक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सिमिलरली फॉर वाई, सिमिलरली फॉर जेड। इस तरीके से अपन ने, हम लोग ने सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूस मास सिस्टम का देखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, जिसका मैंने डेरिवेशन आपको बताया नहीं था, मैं आज बताऊंगा। तो जैसे रिंग का, तो मैं पूरा का पूरा एक बात बताता हूँ एक ही साथ में। यहाँ पे देखो ये सारे जो चीजें होती है आपको दिमाग में रखनी होती है। रिंग का 2r/π होता है, हॉलो स्फीयर का r/2 होता है, सॉलिड स्फीयर का 3r/8, डिस्क का 4r/3π, हॉलो कोन h/3 एंड h/4 सॉलिड कोन, ठीक है। ये पूरे के पूरे सेंटर ऑफ मास आपके एकदम दिमाग में बिल्कुल फिट होने चाहिए, है कि नहीं है आप लोग के? यस सर। हाँ, नहीं है तो कर लो अभी, ठीक है। कुछ लोग के है, कुछ लोग के नहीं है। यहाँ पे देखो फिर ये तीन टर्म्स, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है, एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों तीन टर्म यहाँ पे आपको लिखे हुए थे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये काफी चीज काम में आने वाले अपने को डेरिवेशन में। जैसे कि लीनियर मास, मतलब सपोज एक सिंपल लेंथ पे रहेगा तो डीएम को हम लोग लैम्बडा डीएक्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सरफेस मास डीएम को हम लोग सिग्मा इंटू डीए लिखते हैं, स्मॉल एरिया, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी सर्कल किया है ना, ये अपने को काम में आने वाला है आज, ठीक है। बताऊंगा कैसे। उसके बाद आपको पता है कंटिन्यूस मास को डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस में कन्वर्ट करते थे, याद है आपको? मतलब जैसे कि यहाँ पे सपोज मैंने ये स्फीयर लिया है, क्यूब लिया है, तो पहले ये कंटिन्यूस मास है, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस में कन्वर्ट किया। मतलब कैसे? मैंने पॉइंट मासेस में कन्वर्ट किया, और पॉइंट मासेस कन्वर्ट करने के बाद अपना नॉर्मल फॉर्मूला से सेंटर ऑफ मास ढूंढा, ठीक है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल था, उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे करवाए थे। हाँ, फिर मैंने दो तीन और अलग अलग फॉर्मूले डिराइव किए थे, जैसे कि सारे बॉडीज रखे हुए हैं जिनका सबका डेंसिटी सेम है, आइदर सरफेस या वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाता है? मास के जगह एरिया भी हम लोग लिख सकते हैं। तो a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 भी हम लोग, ये वाला फॉर्मूला भी अपना हम यूज कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशन बॉडी, 3 डायमेंशन बॉडी में वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने आपको बोला था ना दोनों की डेंसिटी सेम है, देखो यहाँ पे। तो डायरेक्टली एरिया के फॉर्मूला से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। यहाँ पे देखो ओवरलैप करके रखा है। हाँ, फिर सबसे इंपॉर्टेंट था निगेटिव मास कंसेप्ट, जहां पे मैंने क्या बना दी थी गाइस, जहां पे मैंने कैविटी बना दी थी। मतलब सपोज एक अपना ये डिस्क रहेगा और यहाँ पे कैविटी होगी, मतलब इतना मास मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कैविटी बना दी, और कुछ मैंने एच शर्मा का होमवर्क भी आपको दिया था करने के लिए, जो जिसको मैं सबमिट करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मास m है, माइनस m है। अब मास m एंड माइनस m दोनों को ओवरलैप करते हैं तो क्या बन जाता है? m एंड माइनस m को ओवरलैप करते तो जीरो मास बन जाता है, और उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। लेकिन माइनस m को लाने के लिए, देखो माइनस m कभी होता नहीं है, ये कंसेप्ट है। कहीं पे भी मुझे जीरो मास बनाना है तो उतने ही मास का, लेकिन निगेटिव मास का मास उसके ऊपर रखना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलकर जीरो बन जाते हैं और कैविटी बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने हाउ टू मेक कैविटी लिखा है। बस वो निगेटिव मास बनाने के लिए मुझे निगेटिव डेंसिटी चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन दोनों की डेंसिटी देखो, मैंने यहाँ पे दोनों की डेंसिटी क्या लेनी चाहिए? सेम ना। तो स्पेसिफिक एरिया का मास सेम हो तो डेंसिटी दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज। हाँ, बस साइन अलग होना चाहिए, इसका प्लस होगा तो इसका माइनस साइन होगा डेंसिटी का। तो इससे अपन ने ये वाला चीज कर लिया। तो मैंने एक अपना फॉर्मूला चेंज कर दिया। मैंने फॉर्मूला क्या चेंज कर दिया? जहां जहां पे भी निगेटिव मास है, जैसे कि m2 m3 निगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस साइन डाल दो। देखो m1x1 माइनस m2x2 माइनस m3x3, और नीचे भी माइनस साइन डालना पड़ेगा। तो जो जो निगेटिव मास है अपना फॉर्मूला सेम, बस पॉजिटिव जगह निगेटिव जगह, पॉजिटिव साइन के जगह अपने को निगेटिव साइन डालनी है, बस काम खत्म हुआ, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा। तो ये सब कुछ मैंने बताया था। फिर मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, एग्जाम्पल, राइट। ये एग्जाम्पल करके अपन ने खत्म किया था।
याद है कि नहीं है? इतना इतना मुझे बताओ, याद है? यस सर। ठीक है, एक छोटा सा सर एग्जाम्पल और कर लेते हैं। हाँ बोलो। सर मुझे लास्ट लाइन में एक डाउट था हाँ, किसमें? सर। नेगेटिव मार्क्स के लिए बस वो छोटी सी डिस्क लेंगे तो भी चलेगा ना, इतनी बड़ी डिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है ना? क्या? सर मतलब आपने नेगेटिव मार्क्स के लिए वो उतने बड़ी डिस्क ली है, उसकी ज़रूरत नहीं है ना, बस वो छोटी सी जो नेगेटिव पार्ट है उसका वो लेना काफ़ी होगा ना उसके लिए? कुछ कहाँ पे बोल रहे तू? सर जो राइट साइड पे जो आपने नई डिस्क ली थी जिस पे आपने नेगेटिव पार्ट बनाया है, तो वो बस हम्म। नेगेटिव पार्ट की ज़रूरत है ना, वो बड़ी वाली और मतलब जो उसका रिमेनिंग पार्ट है उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना हमें। तू मेरे को बता, क्वेश्चन क्या है इसमें? गाइस, इसको कोई कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता है क्या? इस कंसेप्ट को कोई एक्सप्लेन कर सकता है मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में? आप में से कोई भी? सर कैन आई? हाँ बोल। सर हमें इस क्वेश्चन में ऐसे बताया है कि एक डिस्क है और उसमें का एक सर्कुलर पार्ट नहीं है, वो वहां पे कैविटी है, तो ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? हम्म, बराबर। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? सर तो हमें उस कैविटी है इसलिए उसका नेगेटिव मास लेके एक्चुअल एक्चुअल डिस्क से सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। देखो गाइस, मुझे एक पहले तो बात बताओ कि ये एक डिस्क है और इसके अंदर कैविटी है, ठीक है? इसके अंदर ये वाली कैविटी है। अब मुझे एक तो पहले बात बताओ, यहाँ पे ये कैविटी है, ठीक है? इसका मतलब मुझे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बाय लॉजिक कहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास? कोई गेस कर सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बाय लॉजिक? सेंटर के सर लेफ्ट सेंटर साइड। से लेफ्ट तरफ। सेंटर के राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट साइड। इतना तो पहले बाय बाय लॉजिक तुमको समझ में आ रहा है। अब यस। मुझे बताओ, ये सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं पे तो यहाँ पे होगा, लेकिन होगा कहाँ पे? कौन से मेथड से निकालोगे? मतलब आपके पास कुछ इंटीग्रेशन का, आपने तो मेरे इंटीग्रेशन पहले तो बताया ही नहीं आपको, राइट? इंटीग्रेशन भी करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, बराबर? तो कौन से मेथड से इसका सेंटर ऑफ मास आप निकाल पाओगे? आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? देखो, तुमको पता है, मुझे बताओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या दो डिस्क ओवरलैप दिख रही है क्या? दो डिस्क का ओवरलैप दिख रहा है? देखो, इसमें मैंने एक बड़ी वाली डिस्क ली, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक बड़ी वाली डिस्क ली और बड़ी वाली डिस्क लेके सपोज ये कैविटी है ना, उसके ऊपर एक छोटी वाली डिस्क ली, देखो इतनी वाली, ये वाली डिस्क ली और इन दोनों का ओवरलैप किया, देखो। लेकिन अब क्या था, ये वाला जो है निगेटिव मास की डिस्क थी, वो ये जो मास थी ये निगेटिव मास की थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे जो किया ये निगेटिव मास था और नीचे वाला जो डिस्क था वो पॉजिटिव मास था। अब मुझे होता है इन दोनों को सपोज मैंने ओवरलैप किया तो क्या होने वाला है? एक निगेटिव मास एक पॉजिटिव मास, दोनों को ओवरलैप किया तो क्या होगा? कैंसिल कर दो। दोनों की डेंसिटी सेम है। तो ये जो रेड का लिखा है ना मैंने, जो निगेटिव मास वाला था, वो निगेटिव मास वाले के जस्ट नीचे भी एक पॉजिटिव मास है। एक दूसरे को क्या करने वाला है? वो एक दूसरे को क्या करने वाला है? कैंसिल। हाँ, इतने पार्ट, देखो इतने पार्ट का जो मास है वो नीचे वाला मास, मतलब ब्लैक वाला मास और रेड वाला मास एक दूसरे को क्या करने वाला है? कैंसिल। क्योंकि दोनों की डेंसिटी मैंने क्या ली? दोनों की डेंसिटी मैंने क्या ली? इसकी मैंने प्लस रो ली, इसकी मैंने प्लस सिग्मा ली, तो इसकी मैंने क्या ली? माइनस सिग्मा। समझ में आ रहा है क्या? तो जब सपोज ये मास कैंसिल हो गया तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? मेरा क्वेश्चन ये बन गया कि नहीं बन गया? जो मेरा क्वेश्चन है गाइस, समझ में आ रहा है? और निगेटिव मास के लिए मैं फॉर्मूला क्या लगाता हूँ? सिर्फ निगेटिव मास जहां पे होगा वहां पे माइनस कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सपोज ये मेरा ये वाला है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे a1x1 माइनस क्या हो जाएगा a2x2, क्योंकि मेरा जो सेकंड मास है वो निगेटिव है। तो a1x1 माइनस a2x2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? बताओ कुछ, अजिंक्य।
यस सर। तो समझ में आया क्या, फिर नहीं समझ में आया अभी भी? सर मुझे एक और डाउट है इसमें, तो सर अगर हम सर मतलब एक डिस्क पे ऊपर और एक डिस्क रख रहे हैं, तो जो ये हमने राइट साइड में जो डिस्क बनाई है, तो उसका पॉजिटिव सर कुछ अफेक्ट नहीं करेगा क्या? मतलब वो ऐड नहीं होगा उसमें ओरिजिनल भाई डिस्क तू में? मेरे को एक बात बता, तुम दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हो। देखो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये मास m है और ये मास -m है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो क्या बनता है बता मुझे? जीरो। 0 बनता है। तो मुझे मुझे इस क्वेश्चन में क्या बनाना था, मेरा क्वेश्चन देखो क्या है, मेरे को क्वेश्चन में क्या बनाना था, यहाँ पे कैविटी बनानी थी। क्या मुझे पूरे मास पे कैविटी बनानी थी क्या? नहीं सर। मुझे सिर्फ इतनी कैविटी बनानी थी। इतनी कैविटी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसी पूरे साइज का का पूरा एक मास लिया, नेगेटिव मास। सिर्फ हाँ सिर्फ उतने ही टाइप का, उतने ही शेप का, उतने ही एरिया का मुझे क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव मास डालना पड़ेगा। उतना नेगेटिव मास, नीचे वाला पॉजिटिव मास, दोनों को एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे। और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ना, यहाँ पे कैविटी बन जाएगी बराबर ना अंदर। समझ में आ रहा है? इतने ही इसके लिए तो मैं जो दो डिस्क का ओवरलैप लूंगा, एक बड़ी वाली और एक ये वाली। इतना समझ में आया? हाँ सर, सब समझा अभी। ठीक है। एक काम करो गाइस, कभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, तो वो वीडियो को उस वापस देख लो एक बार, और थोड़ा सा ना पॉज करके सोचो। ठीक है। आपका देखो, ध्यान में रखना, बैच 1, बैच 2 एंड बैच 3 में फर्क क्या है? जो फर्स्ट एंड सेकंड बैच और 3 में, फर्स्ट एंड सेकंड बैच में जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक एक क्वेश्चन के ऊपर 2-2, 3-3 घंटा सोचा हुआ है। आपने कोई सोचेगा कभी? आपने अब तक कोई क्वेश्चन के ऊपर 2 या 2.5 घंटा स्पेंड किया है क्या? एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं किया है। तो आपकी सोच, सपोज देखो, आपको सिंपल सी बात है, आपको सपोज टॉपर बनना है, आपको कुछ अलग करना है, तो आपको मेहनत थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी। जो बाकी लोग कर रहे हैं वही आप करते रहोगे तो आप नॉर्मल, आप एवरेज बन जाओगे। ठीक है। आपको थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर करना पड़ेगा खुद को, और उसके लिए मेहनत मतलब सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है। नो डाउट अभी लेक्चर थोड़े ज्यादा चल रहे हैं, मुझे लगता है और एक हफ्ता, और एक हफ्ते के बाद तो वैसे भी सब एक ही साथ होंगे आप लोग। मतलब ये सुबह का, मतलब ये जो लेक्चर 11 to 1:30 वो तो गायब हो जाएगा आपके लिए, बराबर ना? तो गाइस चलो ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास का अपना कंसेप्ट था। आज का लेक्चर, आज का लेक्चर, अब का टॉपिक जो है वो है लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो मैं लीनियर मोमेंटम को स्टार्ट कर रहा हूं। लीनियर मोमेंटम, और उसमें आप लोग देखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन भी। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम ऐसे लिख देता हूं मैं, और उसको हम लोग लिखते हैं पी वेक्टर, दैट इज माय मोमेंटम वेक्टर। ठीक है। अब ये क्या होता है गाइस, ये क्या होता है, उसके लिए एक छोटा सा मैं डेरिवेशन करता हूँ फटाफट। सब लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज है, सिर्फ देखते जाओ, सिर्फ देखते जाओ। ठीक है। मुझे बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था? व्हाट इज RCOM? क्या था फॉर्मूला? ये था m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट, मतलब बहुत सारे मास। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे एक बात बताओ, मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे होता v इज इक्वल टू dr/dt। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है, क्या मिल जाता है अपने को? वेलोसिटी ना। सो इफ आई डिफरेंशिएट, क्या मिलता है मुझे? वेलोसिटी। तो मैंने सपोज इसको डिफरेंशिएट किया, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलने वाला है? मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलने वाला है? ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे dr/dt को क्या बोलेंगे हम लोग? भाई dr/dt को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर प्लस डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। राइट। इसको मैंने वापस एक बार डिफरेंशिएट किया। देखो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये डिफरेंशिएटिंग। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग मुझे तो dv/dt क्या होता है डिफरेंशिएशन के बाद? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मिल गया मेरे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या आ गया? m1a1। अब जो मैं लिख रहा हूँ ना, ध्यान से देखो यहाँ पे, m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे बताओ, ये जो मास है m1 प्लस m2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल मास बोलते हैं। ये टोटल मास होगा कैपिटल M। इसको यहाँ पे लेके जाओ। तो सपोज मैं इसको यहाँ पे लेके गया तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मास, टोटल मास मतलब कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? m1v1 प्लस m2v2। अब थोड़ा सा ना पहले थ्योरेटिकल चीजें सुनते जाओ। ठीक है। m3v3
ठीक है, ये चलता रहेगा। इस टोटल मास को यहाँ पे लेके जाओ तो यहाँ पे क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3, चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? नाउ अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये वाला जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करूंगा, मास इंटू वेलोसिटी को बोला जाता है मोमेंटम। क्या बोला जाता है? मोमेंटम। तो ये हो गया मेरा मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर में लिखता हूँ। सो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 प्लस मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 प्लस मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 3। थोड़ा सा डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन क्या लिखेंगे अपन, फोर्स ऑन क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। क्या मिल गया हमें यहाँ पे, क्या मिल गया, F1 प्लस F2। देखो ये ग्रीन में जो लिख रहा हूँ ये आपको लिखना है बाद में, नीचे मेरे को जगह नहीं मिली इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, बराबर ना गाइस? मुझे होता F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 को हम लोग क्या बोलते, क्या इसको हम लोग क्या बोलते गाइस, नेट फोर्स। तो मुझे एक तो चीज पता चल गई, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट व्हाट, नेट फोर्स। ये तुमको समझ में आया क्या इधर से मैंने क्या लिखा है? क्या फाइनली, क्या Yes, yes. फाइनली, हाँ फाइनली क्या डिराइव हो गया, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास नथिंग बट नेट फोर्स हो गया, ठीक है। मुझे तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। भाई सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मिल गया मुझे। तो एक बात मुझे बताओ गाइस, एक बात मुझे बताओ, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करने के बाद ऐसा आएगा, अंदर वाली चीजें मैंने ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। सब लोग सब लोग सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग एक इक्वेशन लिखते थे, आपको इक्वेशन याद होगा, मैं लिखता था F इज इक्वल टू एम ए, याद है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब मैं लिखता था ये, तो यहाँ पे मैं लिखता था F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखता था, याद है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में? ये इक्वेशन याद है कभी? एक्चुअली जब मैं लिखता था मास इंटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, तो F नेट की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए था, एक्चुअल में मुझे क्या लिखना चाहिए था, इसके जगह मुझे एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए था, FCOM लिखना चाहिए था ना बेसिकली गाइस, इसको मास इंटू एक्सेलरेशन COM लिखना चाहिए था, लेकिन FCOM के जगह लिखता क्या था मैं, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास के जगह में फोर्स नेट फोर्स लिखता था। क्यों? क्योंकि यहां से भी प्रूव हो गया ना, नेट फोर्स इज नथिंग बट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, बराबर ना गाइस? Yes, sir. तो एक काम करो, एक काम करो, ये एकदम थ्योरेटिकल चीज है, पहले लिखो, पहले लिखो, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा ये मैंने क्या किया है और क्यों किया है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, पहले लिखो आप, इसको लिखो। जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों किया है, लेकिन समझ के लिखो। मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये RCOM का तो ये अपना डेरिवेशन था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इतना तो समझ में आ रहा है ना, डिफरेंशिएट करेंगे, dr/dt इज नथिंग बट व्हाट। कोई बोलेगा सर ये क्या किया आपने, तो ये देखो मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे देखो drCOM/dt की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वैसे ही dr1/dt मतलब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dr1/dt क्या होगा, v1, dr2/dt क्या होगा, v2, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। लिखो चलो, इसको लिखो, एक मिनट लो, फटाफट लिखो।
और गाइज आपका बोर्ड का लेक्चर है पता है ना, फिजिक्स का आज? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अपने विले पार्ले सेंटर वाले को सेंटर वालों को दोपहर को जाना पड़ता है ऑफलाइन वगैरह के लिए। व्हाट ऑफलाइन सर? नहीं नहीं, कुछ लोग तुम लोग को ऑफलाइन के लिए कुछ आज भी बुला है क्या यस सर। रिया मैडम ने? Not, yeah, Miss has called, but हाँ, I won't go today, sir. I don't know about others, but I won't go today. नहीं नहीं नहीं, नॉट अबाउट यू बट अबाउट अदर्स गाइस, बाकी विले पार्ले वाले लोग। हाँ, तो आज वैसे कोई जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका बोर्ड्स का लेक्चर भी है, समझ रहे हो? तो कोई जाने की कहाँ पे जरूरत नहीं है विले पार्ले गाइस। सर ये हमें क्या बुलाया है, नहीं हमें है। पता ही नहीं है क्या है। नहीं नहीं नहीं, विले पार्ले मतलब जो लोग मैथ्स भाविन सर के साथ है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ओके सर। ठीक है? क्योंकि जब भी अपने फिजिक्स का कोई लेक्चर होगा या मंडे मतलब वेडनेसडे फ्राइडे जो अपने केमिस्ट्री वाले दिन है वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। और आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है तो मत जाओ, सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी का टाइमिंग होना चाहिए। ओके अमर, ठीक है। चलो पहले लिख के रखो। हो गया लिख के आपका? नहीं हुआ? हो गया सर। यस, ये भी सही बोल रही है तू कोमल। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट व्हाट? नेट मोमेंटम, बराबर ना? ये भी तो सेम ही चीज है भाई, समझ में आ रहा है क्या? जब हम नेट बोलते हैं तो इसका मतलब ही पोजीशन मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेट फोर्स मतलब फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, समझ में आ रहा है? अब इसका ना मैंने जो बताया ना, इसका पहले मैं रीजन आपको ना मतलब ये क्या है वो बताता हूँ मैं, और क्यों किया अपन ने, किया क्यों, ये सारे फॉर्मूले क्या है और क्यों किए वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? चलो एग्जाम्पल दूं, मैं आगे बढ़ू या लिख रहे हो आप? जो लिख रहे हो, कोई लिख रहा होगा तो ना बोल दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके डन सर, ओके ठीक है। स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखो अभी। चलो यार, पहले इसमें लेक्चर खत्म हो गया। वैसे अगले हफ्ते हम लोग ऑफलाइन मिलने वाले गाइस, सब लोग, सब सेंटर्स, ठीक है? अलग अलग दिन मिलेंगे लेकिन हम लोग मिलने वाले हैं। चलो एग्जाम्पल वन देखो, एग्जाम्पल वन देखो, इसके ऊपर एकदम सिंपल। अब मुझे बताओ, तुम लोग मुझे बताओ, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का निकालने आता है? पोजीशन देखा है भाई अपन ने, m1 x1 वो m1 r1 m2 प्लस m2 r2 ऐसा फॉर्मूला से अपन ने देखा है पिछले लेक्चर में। अब मैंने सपोज ऐसा किया, देखो यहाँ पे सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज, एक मास है, पॉइंट मास है 2 kg का, जो जा रहा है इस तरफ, उसकी और वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। और एक मास है 4 kg का, जो जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड। देखो कैसे जा रहा है, देखो ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है, ठीक है? तो बोला है 2 kg एंड 4 kg, दोनों का कुछ सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा गाइस। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसके बीच में कहीं तो होगा ना। अब सेंटर ऑफ मास भी कुछ वेलोसिटी जा रहा होगा, तो बोला है कि फाइंड दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ मुझे अभी गाइस? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है गाइस? m1 v1 वेक्टर प्लस m2, सेम ना, सेम फॉर्मूला, m2 v2 वेक्टर डिवाइड बाय क्या करेंगे? m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
गाइस अब यहाँ पे मुझे बताओ वेलोसिटी v1 वेक्टर कितना लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे 4 क्या आई कैप, वेलोसिटी v2 वेक्टर क्या लिखेंगे 3 जे कैप, याद है। अब m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू v1 वेक्टर विच इज 4 आई कैप प्लस m2 कितना है 4 इंटू 3 जे कैप डिवाइड बाय m1 प्लस m2 विच इज 2 प्लस 4 6। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया अभी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 आई कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 जे कैप, बराबर ना। ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कोई बोलेगा सर सेंटर ऑफ मास कैसे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इस वेलोसिटी जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, और वो जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी ये होगी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो अलग कलर में लिख देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से होगी, और इसकी वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट की, और वो कितनी आई 4/3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। समझ में आ रहा है, मतलब ये मास ऐसे जाते रहेगा, ये मास ऐसे जाते रहेगा, अपना सेंटर ऑफ मास ऐसे जाते रहेगा। आपको क्वेश्चन समझ में है कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड आउट करो, लिखो इस क्वेश्चन को समझ के। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है, वो आप फाइंड आउट करोगे। गाइस आगे बढ़े। Yes, sir. चलो एग्जांपल 2, अभी आप ये करोगे, अभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो सबको आता है राइट। Yes, sir. अब मुझे बताओ यहाँ पे ये पुली है और पुली पे 2 मासेस दिए हुए, ठीक है। अब पुली में ये जो मास है ये दिया है 4 kg का, ये मास है 1 kg का, इस मास को छोड़ दिया, बोला फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मुझे तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा m1 a1 प्लस m2 a2, यही तो पढ़ा है अपन ने, डिवाइड बाय क्या करेंगे m1 प्लस m2। अब ये फॉर्मूला को यूज करके मुझे बताओ कि इसका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास कितना होगा। चैट पे लिखना है आपको, मैं 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट आंसर लिखो, देखते कि किसका आंसर सही आता है, करो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो बताओ, और गाई गड़बड़ी में कम मत करो।
एक बार जरा ना सब लोग हैंड डाउन कर लो, 4-5 लोग का हैंड रेज्ड है, हैंड डाउन कर लो सब लोग गाइस। किसी का तो हैंड रेज्ड है, हैंड डाउन कर लो सब लोग। वरद और श्रेयस, तुम्हारा दोनों का हैंड रेज्ड है, हैंड डाउन कर ले। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, आप में से ना कितने लोग यहाँ पे जेई एडवांस के लेक्चर में बैठते हैं मेरे? हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो। एडवांस वाले लेक्चर में कौन कौन बैठता है? ठीक है गाइस, देखो एडवांस प्लस लेक्चर में ना मेरे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के और ऊपर के लेवल के रहेंगे, ठीक है? तो वो देख के कुछ कुछ लोग निगेटिव हो जाएंगे, बोलेंगे सर ये हमसे तो नहीं होने वाला। ध्यान में रखना वो एडवांस के मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ। एडवांस में भी बहुत अलग अलग लेवल होती है। जो एडवांस की नॉर्मल लेवल होती है वो जेई मेन लेवल होती है, ठीक है? तो एडवांस में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो जेई मेन लेवल के भी आते हैं, मतलब जेई मेन में भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखो दोनों चीजें समझना आपको जरूरी है, ठीक है? जेई मेन में जेई एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस में जेई मेन के क्वेश्चन आते हैं, ओवरलैप है। अब जो जेई एडवांस में जो अच्छे एक्चुअल जेई एडवांस के जो अपर लेवल के क्वेश्चन है वो मैं इस एडवांस प्लस बैच में करवाता हूँ, ठीक है? और कंसेप्ट सबके लिए सेम ही है। कंसेप्ट जेई एडवांस हो, जेई मेन हो, नीट हो, सबके लिए कंसेप्ट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है? इसलिए मेरा रेगुलर लेक्चर होता है। अब सेम कंसेप्ट को केमिस्ट्री एंड मैथ्स में भी लागू किया जाएगा। केमिस्ट्री एंड मैथ्स के भी ऐसी एडवांस प्लस लेक्चर्स चालू हो जाएंगे 1-2 हफ्ते के और बाद, ठीक है? क्योंकि पहले भी फिजिक्स चलने दो, केमिस्ट्री एंड मैथ ऐड ऑन हो जाएगा उसके साथ साथ। अब तक किसी ने भी यार मेरे को जो चाहिए वो आंसर नहीं दिया यार। आंसर निकालो यार। हाँ नहीं आया है, महक का आया है। आंसर 6 नहीं है गाइस, एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है, गलत करके मत बैठो। बताओ आंसर में क्वेश्चन सॉल्व करूं? यहाँ पे देखो आकाश तेरा भी गलत है। यहाँ पे देखो पहले क्या करेंगे, पहले मुझे बताओ क्या करेंगे। आयन आयन क्या करेगा इस क्वेश्चन में, क्या करेगा बता? Not quite sure, sir. ये पहले क्या करेगा, पहले फाइंड आउट तो कर एक्सप्रेशन कितना है इसमें। गाइस ये 4 kg 1 kg है, 4 kg के ऊपर फोर्स कितना रहेगा? 40 नीचे, टेंशन टी ऊपर। इसमें क्या है? 10 नीचे, टेंशन टी ऊपर। अब क्या होगा? एक्सेलरेशन, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है? अब मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है? अपन इक्वेशन सॉल्व करते राइट। 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। यहाँ पे क्या? t माइनस 10 इज इक्वल टू 1a। दोनों को ऐड करो, 30 इज इक्वल टू क्या हो गया? 5a। a की वैल्यू कितनी हुई? a की वैल्यू कितनी हुई? 6। अब एक्सेलरेशन 6 आया, लेकिन एक बात मुझे बताओ, सपोज मैंने एक्सेलरेशन लिया 4 kg का, इस ब्लॉक को मैंने बोला m1 ब्लॉक और इस ब्लॉक को मैंने बोला m2 ब्लॉक। तो अब मुझे बताओ ये हो जाएगा मेरा a1 और ये हो जाएगा मेरा a2 वेक्टर। क्या a1 वेक्टर a2 वेक्टर दोनों सेम है क्या वेक्टर वाइज? नो सर। नहीं है ना भाई। a1 वेक्टर क्या है? सपोज मैंने नीचे एक काम करता हूँ, नीचे वाला माइनस जे कैप लेता हूँ, तो a1 वेक्टर मेरा क्या हो गया? माइनस 6 जे कैप हो गया। और a2 वेक्टर क्या हो गया? a2 वेक्टर क्या हो गया? प्लस 6 जे कैप हो गया। गाइस ये समझना जरूरी है आपको, ये आपने 6 6 मत लो। अब यहाँ पे आप देखोगे सिंपल m1 की वैल्यू कितनी है? 4 kg।
तो 4 kg इंटू -6 जे कैप, ठीक है। यहाँ पे M2 कितना है 1 इंटू 6 जे कैप प्लस 1 इंटू 6 जे कैप, तो ये आपको करना पड़ेगा डिवाइड बाय 4 + 1, तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना है -18/5, ठीक है। जे कैप ये 5 नहीं 1 है, ठीक है। 4 + 1 समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया गाइस यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि कितना है -18/5 जे कैप। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे जा रहा है, 18/5 से नीचे जा रहा है, 18/5 मीटर/सेकंड। समझ में आ रहा है, तो आंसर 18/5 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो आंसर कितना आएगा 18/5 डाउनवर्ड्स, ठीक है। कहाँ पे, डाउनवर्ड्स। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है गाइस? Yes, sir, got it. चलो आगे बढ़े गाइस। Yes, sir. Yes, sir. तो गाइस ये सिंपल 2 एग्जांपल मैंने दिए, तो आपको एक तो समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, क्यों करते हैं हम लोग ये सब चीज। अब मैं एकदम सिंपल सा और एक चीज बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ना क्वेश्चंस करेंगे मोमेंटम के ऊपर। देखो कुछ लोग, जो टॉपिक में अभी पढ़ाने वाला हूं, कुछ लोग इस टॉपिक को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाते हैं, कुछ बुक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इसका मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं अभी पढ़ाता हूँ, ठीक है। फाइनली पूरा मैंने क्या बोला था, पूरा का पूरा मैकेनिक्स एक बकेट में चलता है, एक साथ चलता है, सब कुछ चीजें कनेक्टेड है। जो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाएगा, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में तो पूरा का पूरा जो मैकेनिक्स में पढ़ा रहा हूँ ना, आप नॉर्मल कॉलेज में गए, सपोज आप विजेटीआई, सरदार पटेल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, सीओईपी, स्टेट लेवल के आप सपोज कॉलेज में गए, तो आपको पता है आपका मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर का हो चुका ऑलरेडी, क्योंकि जो एडवांस में मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, काफी अच्छा लॉजिकल लेवल का है। जो लोग सीईटी एंड बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं उनके लिए मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट जाता है इंजीनियरिंग में, आपके लिए नहीं जाएगा, आप आराम से हंसते खेलते निकालोगे मैकेनिक्स को, ठीक है, क्योंकि आपने अपर लेवल का मैकेनिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं अपन। गाइस अब एकदम पहले जो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ पहले, एकदम सिंपल वाली, जो आपके दिमाग में रखनी है। मैंने बोला जैसे लिनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड मोमेंटम वेक्टर, मोमेंटम, ठीक है। एनर्जी तो आपने देख ली है, काइनेटिक एनर्जी तो आपने देख ली है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे, तो मैंने तो पहला फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है, वो ये था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, मैं बोलूंगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, ठीक है, और डॉट 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 चलता रहेगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस, और इसको फिर जुगाड़ करके मैंने क्या लिखा, इसको जुगाड़ करके मैंने क्या लिखा, इस पूरे मास को, इसको हम लोग बोलते हैं पूरा मास, तो पूरे मास को यहाँ पे लेके गए, तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जो चीज मैंने पहले ही की हुई वापस मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, राइट, तो थोड़ा सा वो हो जाए। फिर इसके नीचे मैंने यहाँ पे लिखा था दिस इज नथिंग बट व्हाट, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज व्हाट, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल, ठीक है। तो ये एक बकेट में अपन ने पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। गाइस एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या लिखा था अपन ने, क्या आया था, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 चलता रहेगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। इसको वापस यहाँ पे लेके जाओ, तो मैंने यहाँ पे लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे आया था m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3, मैं वापस वही सब चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है, और मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 चलता रहेगा। इसका मतलब इस चीज को मैं बोलता हूं नेट फोर्स, इसको मैं बोलता हूं नेट फोर्स,
ठीक है, अब एक काम करते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अपन पढ़ते थे, मैं भी दो तरीके से बताने वाला हूं। सपोज मुझे बताओ, इफ गाइस ध्यान में रखना, मैंने जो लिख रहा हूं वो ध्यान में रखना। इफ मैंने बोला नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है, तो नेट फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि नेट फोर्स ही फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास है। मुझे तो फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। देखो एरो, एरो देखो, एरो, तो फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, तो क्या चीज जीरो हो जाएगा गाइस? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा गाइस? जीरो नहीं, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी चीज क्या हो जाएगी? ये भी चीज क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं अपन कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल। समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूं गाइस? गाइस मुझे तो एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो m इंटू ए भी कांस्टेंट हो गया, ए भी कांस्टेंट हो गया। अब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो गया, तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल। समझ में आ रहा है? अब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास किससे बनता है गाइस? क्या लिखा है यहाँ पे? किससे बनता है ये चीज? सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूं कि P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब सारे मोमेंटम्स को ऐड करते गए, इनिशियल इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फाइनल। समझ में आ रहा है क्या गाइस? गाइस समझ में आ रहा है? Yes. हाँ या ना तो बोलो। यस सर। इस चीज को इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। फटाफट ये वाला चीज भी लिख दो गाइस, ये वाला चीज भी लिख दो। क्या किया मैंने? मुझे बताओ क्या किया मैंने? यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज है, इसका मैं प्रैक्टिकल मतलब मैं एग्जांपल में बताऊंगा। क्या किया मैंने? क्या चीज जीरो है गाइस? क्या चीज जीरो है? इफ क्या है? इफ व्हाट? इफ नेट फोर्स इज जीरो। देखो पूरे के पूरे सिस्टम पे, मतलब सारे पार्टिकल्स रहेंगे, पूरे के पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, तो फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास जीरो है। फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास जीरो है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, क्योंकि F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो गया, तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बनता है सारे मोमेंटम को ऐड करके, तो ये क्या हो गया? इनिशियल इक्वल टू फाइनल, मतलब मोमेंटम क्या हो गया? कंजर्व हो गया। समझ में आ रहा है? ये चीज को आप वैसे के वैसे लिखो, चलो फटाफट लिखो, 2 मिनट लो, लिखो। इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। इसके ऊपर 5 से 6 में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है? हाँ, इसका हेडिंग है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अजिंक्य समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। और गाइज आप में से कितने लोगों की, मैं नासिक औरंगाबाद, नासिक की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ नासिक में भी आतिश सर का लेक्चर हुआ था, औरंगाबाद में आतिश सर का लेक्चर होगा। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ गाइज, मुंबई की बात। मुंबई में कितने लोगों ने आतिश सर की काउंसलिंग नहीं की है अभी? मतलब टाइम टेबल सबको मिला ना गाइज? टाइम टेबल No, sir. यस सर। बहुत सारे लोगों को मिला है। सो कौन सा? आतिश
सर ने टाइम टेबल बनाया, आशीष सर ने आपको एक टाइम टेबल दिया कि एक दिन में क्या पढ़ना है, इस दिन में ये, इस दिन में ये, इस दिन में, इस दिन में है, और कैसे पढ़ना है, वो पूरा का पूरा टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर नहीं मिला है यहाँ पे। ओके, नहीं मिला है तुमको, तो जिन लोगों को नहीं मिला है प्लीज जल्दी से जल्दी एशल मैडम जो है ना, अपने एशल को मैडम को आप कोऑर्डिनेट करो, कोऑर्डिनेट करके फटाफट टाइम टेबल बनवा लो, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ोगे, ऑर्गेनाइज वे में पढ़ोगे ना, तो ही सही होगा आपका। समझ रहे हो? सर घाटकोपर में भी भेजो ना। हाँ, घाटकोपर में भेजते हैं। घाटकोपर का तो अभी पूरा का पूरा जो फाइनल डिसीजन जो है वो इस सैटरडे को आएगा। ठीक है, देखो मैंने अब तक आपको ना बिना कुछ डिसीजन से मैं लेक्चर में बैठने के लिए अलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी का भी पढ़ाई रुकाना नहीं है। आप लोग बैठ रहे हो तो मैं आपका ही भला चाहता हूँ, टेंशन मत लो, हम लोग मिलेंगे। ठीक है, बट मुझे थोड़ा से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है भाविन सर से पहले डिस्कस करनी है। उसके पहले आप तब तक पढ़ते रहो, और घाटकोपर का जो भी होगा, सपोज कुछ नहीं तो अपन ऑनलाइन एटलीस्ट टाइम टेबल में आपका आतिफ सर के साथ रखवा दूंगा। ठीक है, ओके सर। गाइस देखो यार, मतलब अभी तो बहुत पढ़ाई आने वाली है। ठीक है, तो एकदम डिसऑर्गेनाइज वे में पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए आशीष सर का वो जो टाइम टेबल है वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो करते रहो अच्छे से, और जिनका बना ही नहीं है वो लोग बनवा लो। गाइस हो गया क्या लिख के? लिख के यस हो सर। गया? चलो आगे बढ़े।
स्क्रीनशॉट ले लो, जिन लोग का नहीं लिखे हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। इसका मतलब एक और थियोरेटिकल चीज आती है, ठीक है। तो मुझे बताओ, मैं मतलब इससे क्या पता चला तुमको, इससे क्या पता चला? कोई बोल सकता है इससे क्या पता चला? पहले तुम लोग बोलो, तुम में से कोई एक बोलो, क्या बोलेंगे अपन? अरे बोलो कोई भाई। सर कैन यू प्लीज रिपीट, क्या बोलना है? कुछ भी, क्या मैंने पढ़ा है यहाँ पे, एक सिंगल वर्ड में बोलना है, तो क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ऐसा, हाँ, मतलब ऐसा बोलो। और फोर्स इनिशियल एक्टिंग 0 मोमेंटम होगा वी कैन, यस बिल्कुल, तो वी कैन कंजर्व मोमेंटम, वी कैन कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हेन द नेट फोर्स इज 0 ऑन द सिस्टम। समझ में आ रहा है? इफ द नेट फोर्स इज 0 ऑन द सिस्टम वी कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। लिखो, ये चीज लिखो, ये सेंटेंस, और ऐसा इसको ना एक बॉक्स बना दो। इफ द नेट फोर्स इज 0 on the system we can conserve the momentum of the system। अब मैं आपको जैसे बोल रहा कि क्या है ये चीज, इसका फायदा क्या है, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी आने वाले। अब क्वेश्चन भी आने वाले, 5-6 क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा इफ द नेट फोर्स इज 0 ऑन द सिस्टम देन वी कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसका और एक तरीका है लिखने का, आपको पता है फोर्स वेक्टर क्या होता है? फोर्स वेक्टर होता है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जिसको अपन मास और यहाँ पे डीवी, ठीक है, अपॉन डीटी भी लिखते हैं। अब और एक तरीका है, ये मास सपोज कांस्टेंट है, मास इज कांस्टेंट, मास इसके अंदर जाएगा, तो नेट फोर्स ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, d इंटू एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पता है ना आपको, dm, और इसको हम लोग लिखते हैं dp अपॉन dt। कभी आपने एक फोर्स का और डेफिनेशन देखा है? फोर्स इज नथिंग बट व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? यही तो हुआ, फोर्स इज नथिंग बट व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्चुअली फोर्स का एक्चुअल डेफिनेशन है, फोर्स का एक्चुअल डेफिनेशन F इज इक्वल टू एम भी नहीं है, फोर्स का एक्चुअल डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, इफ द नेट फोर्स इज 0 तो ये चीज भी 0 हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 हो जाएगा। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या? मोमेंटम कंजर्व। तो हम लोग बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का। मतलब क्या? सारे पार्टिकल्स का इनिशियल मोमेंटम, ये भी लिख दो जो मैं लिखा है यहाँ पे, फटाफट लिखो, ठीक है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल P1 प्लस P2 फाइनल, ठीक है। गाइस समझ में आ रहा है ये सब चीजें? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वीक में वेव चालू करूंगा गाइस, मैं हीट एंड थर्मो चालू नहीं कर रहा हूँ, वेव चालू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपना एसएचएम खत्म होने के बाद एसएचएम का आज ऑलमोस्ट एसएचएम मेरा खत्म हो जाएगा, और एक लेक्चर, तो आज मैं एसएचएम के साथ साथ रोटेशन मोशन का एडवांस वाला लेक्चर लेने वाला हूँ शायद, मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, क्योंकि मैंने चैलेंजिंग कौन सा है? हाँ, चैलेंजिंग कौन सा है, हीट है क्या वेव्स है? चैलेंजिंग देखो, वेव्स भी रट्टा मारने वाला ही है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, और वेव्स हीट एंड थर्मोडायनामिक्स भी फॉर्मूला बेस्ड ही है, लेकिन वेव्स थोड़ा सा मैकेनिक्स ओरिएंटेड हो जाता है। हीट एंड थर्मो कैसा है, पूरा का पूरा अलग हो जाता है, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है ना उसका मैकेनिक्स के साथ। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पूरा का पूरा अलग हो जाता है, ठीक है। एडवांस में कुछ कुछ क्वेश्चन हीट एंड थर्मो के मैकेनिक्स से जोड़ के कर लेते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे, मतलब उसमें स्प्रिंग विंग दी जाती है वगैरह टाइप्स, ठीक है। लेकिन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पूरा का पूरा एक अलग सेक्शन रहेगा, जिसका वेव्स और उसके साथ मतलब जो अपन जो पढ़ रहे उसका कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जिन लोग का मैकेनिक्स में बैकलॉग है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वेव्स अलग से स्टार्ट करो,
उसके पहले आती स्तर का जो पूरा का पूरा जो टाइम टेबल है उसको भी आपको फॉलो करना है। मतलब करंट टॉपिक आपका हीट एंड थर्मो रहेगा और प्रीवियस टॉपिक्स आपके जो भी पढ़ा रहे हो ये सारे रहेंगे, जिसको आपको उसको भी रिवाइज करते रहना है, करंट टॉपिक के ऊपर भी रहना है। ठीक है, तो मैं तो बोल रहा हूँ आपका वेव्स एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना आगे के 1.5 महीने में, उसको एकदम स्ट्रांग बना दो अभी पढ़ते पढ़ते ही। मतलब जैसे मार्च एंड हो जाएगा या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आप हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड वेव्स के अंदर पूरा का पूरा कमांड कर लोगे, पूरा का पूरा कमांड। ठीक है, मैकेनिक्स में कमांड आने के लिए टाइम लगता है क्योंकि मैकेनिक्स में फट करके क्लिक नहीं होता, लेकिन इतना मैं कंफर्मेशन देता हूं आपको, आप नीट एंड जेई मेन जो एग्जाम है उसमें जो मैकेनिक्स आने वाला है ना लोअर लेवल पे, वो तो आप यू ही कर दोगे क्योंकि मैं तो पढ़ा था थोड़ा सा अपर लेवल पे। ठीक है, तो नीट वगैरह तो एकदम ही इजी हो जाएगा आपके लिए। समझ रहे हो क्या? ठीक है, डेफिनेशन वापस बोलूं, डेफिनेशन ये है कि इफ द नेट फोर्स इज 0 ऑन द सिस्टम वी कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और ये लिखो, लिख के हो गया ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं जो बोल रहा हूँ इफ द नेट फोर्स इज 0 ऑन द सिस्टम वी कैन कंजर्व द मोमेंटम, ये है क्या? अब यहाँ पे देखो एकदम सिंपल, मैं एग्जांपल 1 कॉमन है, सब एग्जांपल जो मैं भी लिखने वाला हूँ वो कॉमन एग्जांपल है। ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे एक प्लैंक है, ठीक है, ये एक प्लैंक है और इस प्लैंक का मास दिया है लेट्स से 100 केजी। 100 केजी का एक प्लैंक है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है, मतलब न्यू इज इक्वल टू 0 है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो ग्राउंड है वो फ्रिक्शनलेस। इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, आदमी का मास सपोज लेते हैं अपन 40 केजी, अब 40 किलो का आदमी है। ठीक है, अब मुझे बताओ, हाँ लेकिन इन दोनों के अंदर फ्रिक्शन जरूर है, तो यहाँ पे तो म्यू कुछ है, फ्रिक्शन है। अब मुझे बताओ जब आदमी आगे जाना चालू करेगा, आप थोड़ा सा लॉजिकली देखो, प्लैंक कहाँ पे आना चालू करेगा? अरे प्लैंक और ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, तो स्मूथ है सरफेस, तो पीछे आना चालू करेगा। ये आप देखते हो या ऑब्जर्व भी करते हो, राइट? या कभी कभी आप बोट पे खड़े रहते हो, पता है बोट पे खड़े रहते हो, आप आगे जाते हो बोट पीछे जाती है, ऐसा होता है ना? बोट या राफ्ट टाइप, राफ्ट नाम की चीज ले लो, राफ्ट ले लो, ठीक है, तो ये होता है, राइट? तो बोला है कि सपोज ये 40 केजी का आदमी, देखो पहले दोनों के दोनों रुके हुए, दोनों के दोनों पहले रुके हुए, 40 केजी का भी रुका है, प्लैंक भी रुका है। अब 40 केजी का आदमी आगे जाना चालू कर दिया, ठीक है, आगे जाना चालू कर दिया, इनिशियल सपोज वो आगे जाना चालू कर दिया लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड से, कितना? 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाना चालू किया, तो बोला है 100 केजी वाला जो प्लैंक होगा वो कितने से पीछे जाना चालू करेगा? पीछे जाना चालू करेगा, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो बोला है कि इसकी रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिकॉइल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी तो इसकी कितनी होगी? अब गाइस अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को, ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे ना, कभी भी जब वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है, तो अभी आपने वर्क एंड थ्योरम तो पढ़ा है ना, वर्क एंड थ्योरम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है ना, तो दिमाग में फट करके एक आना चाहिए वर्क एंड थ्योरम, लेकिन यहाँ पे तो वर्क एंड थ्योरम लगाएंगे नहीं, राइट? क्योंकि यहाँ पे कोई बॉल इधर उधर गिर तो नहीं रहा है, कोई वर्क डन तो है नहीं, बराबर, एट प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन का। देखो कैसे अब ध्यान में रखना, कभी भी वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है ना, वेलोसिटी, तो पहले दिमाग में आना चाहिए वर्क एंड थ्योरम, फिर उसके बाद आना चाहिए मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर हम कोलिजन पढ़ेंगे तो कोलिजन का भी कुछ कंसेप्ट आना चाहिए। ये सब मिक्स होकर आपका दिमाग में आना चाहिए। बताऊंगा स्टेप वाइज में, बताऊंगा कैसे मेथोडिकली क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब पहले तो मुझे बताओ 40 केजी का मास है, आगे जाना चालू किया, तो ये आगे क्यों जा रहा है? मुझे बताओ, मैं खड़ा हूं ग्राउंड पे, मैं आगे क्यों जा पाता हूँ? किसके वजह से? फ्रिक्शन, बिल्कुल। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा, इसके पैर के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो आगे लगेगा। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ ये फ्रिक्शन आगे लगा, तो इसके ये जो प्लैंक है उसके ऊपर फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? आगे। भाई एक्शन रिएक्शन, आदमी के ऊपर आगे, तो प्लैंक के ऊपर कहां पे होगा फ्रिक्शन?
तो प्लैंक भी पीछे किसके वजह से जाएगा, किसके वजह से जाएगा गाइस? फ्रिक्शन की वजह से। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में मैंने सपोज स्मॉल m, ठीक है, तो मैन प्लस प्लैंक को सिस्टम लिया। देखो मैं सिस्टम बोलता था, मैंने डेफिनेशन में लिखा है, तो मैंने मैन प्लस प्लैंक इन दोनों को सिस्टम लिया, सिस्टम, ठीक है, मैंने सिस्टम लिया, ठीक है। तो सिस्टम लिया तो क्या होगा बताओ मुझे, नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पे, नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट की वैल्यू कितनी हो रही है, इसको मैंने लिया सिस्टम। देखो अब सिस्टम में वर्ड आ गया, तो इन मैन प्लस प्लैंक को मैंने सिस्टम लिया, तो नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब फ्रिक्शन आगे पीछे करके इन दोनों को मैंने सिस्टम माना है। देखो यार, दोनों को मैंने क्या माना है, सिस्टम माना है, तो मेरा नेट फोर्स, नेट फ्रिक्शन जीरो हो गया। फ्रिक्शन आगे पीछे, नेट क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो अब मुझे होता है मेरा नेट फ्रिक्शन, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है, नेट फोर्स जीरो है अलोंग एक्स एक्सिस। तो मुझे बताओ मोमेंटम कंजर्व भी कहां पे करेंगे अपन, मोमेंटम कंजर्व कहां पे करेंगे? तो मेरा इनिशियल मोमेंटम मतलब P1 प्लस P2, मेरे दो पार्टिकल्स है ना उसमें, मैन भी है और प्लैंक भी है, तो P1 प्लस P2 इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू P1 प्लस P2 फाइनल मोमेंटम। यही तो पढ़ा था अपन ने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताओ पहले। अब मुझे होता है इनिशियली दोनों ब्लॉक्स रुके हुए थे, ये भी रुका है, ये भी रुका है, तो इनिशियल मोमेंटम था कितना, जीरो। फाइनल मोमेंटम कितना था, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आई कैप होगा, तो पीछे माइनस आई कैप होगा। अब मुझे होता वन डायमेंशन मोशन है, तो आई कैप माइनस आई कैप लिखने की जरूरत है क्या एक्चुअल में? भाई मैं डायरेक्टली प्लस एंड माइनस साइन डालूंगा ना, अपन ने पढ़ा था ये चीज, तो यहाँ पे क्या डालूंगा, प्लस साइन, तो 40 इंटू 5 हो जाएगा। देखो एक्चुअल में 40 इंटू 5 यहाँ पे आई कैप लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी वो आई कैप लिखूंगा नहीं। यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना होगा, 100 इंटू वी, जो मुझे निकालना है वो माइनस इंटू 100 इंटू वी करेंगे। समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। आंसर सॉल्व हो गया, और ये हो गया मेरी रिकॉइल वेलोसिटी। गाइस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, समझ में आया सबको, समझ में आया या डाउट है? अरे बताओ हाँ या ना, तो बताओ यार। यस सर, यस सर। तो समझ में आया तो लिखो। हेडिंग तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है ना, और उसके ऊपर ही तो क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हैं हम लोग। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दूंगा मैं बोला ना, 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन दूंगा। फिर आज भी आपके लिए काफी सारा होमवर्क आएगा एचसीओरमा से, और एचसीओरमा के कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो उसमें आप अटकोगे भी, मतलब आप अटकोगे भी उसमें। अजिंक्य इनका एक्सेलेरेशन सेम कैसे होगा, फ्रिक्शन सेम है, दोनों का मास अलग अलग है, एक्सेलेरेशन अलग अलग रहेगा, पता भी नहीं क्या है, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक्स से आप नहीं करोगे, ये क्वेश्चन को आप काइनेमेटिक्स से नहीं करोगे। और फ्रिक्शन भी वेरिएबल हो सकता है, भरोसा नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मुझे एक बात बताओ, इनिशियल मोमेंटम जीरो क्यों है? इधर देखो, मैंने इसको जीरो क्यों लिया इनिशियली? कोई बोल सकता है इनिशियली रेस्ट में थे। अरे भाई दोनों बॉडी रेस्ट में है, तो मुझे तो इसकी वेलोसिटी भी इनिशियली रेस्ट में, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में है, तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो ही होगा ना। यस सर। लिख के हो गया? यस सर। यस सर। आगे बढ़ो फिर। यस सर।
जिसका नहीं हुआ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी एग्जाम्पल 2, गाइस एग्जाम्पल 2 देखो, ऐसा पकड़ लो यहाँ पे एक गन है, देखो यहाँ पे एक गन है और वही अपना ट्रिगर ऐसे, ठीक है। ऐसा पकड़ लेते हैं, गन का जो मास है, गन का मास है कुछ 4 kg, ठीक है। और यहां से गन ने बुलेट को फायर किया, बुलेट निकला, ठीक है, बुलेट निकला और बुलेट का मास है जैसे 200 ग्राम, समझ में आ रहा है। और बुलेट का जो स्पीड है वो निकला कुछ 300 मीटर पर सेकंड, इतना फास्ट बुलेट निकला। तो बोला है अब बुलेट गन मतलब बुलेट इतने से निकला, तो बोला है कि ये जो गन है उसका रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा। गाइस रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा। अब मुझे यहाँ पे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो बताओ बुलेट गन के अंदर ही थी, दोनों का वेलोसिटी कितना, दोनों का वेलोसिटी कितना था? 0। और आपको एक चीज पता है, कोई भी जो फोर्सेस नेचर में जो आते हैं वो एक्शन रिएक्शन में आते हैं। तो जो बुलेट के ऊपर जब फोर्स लगा, कोई तो एक जो ब्लास्ट हुआ होगा, जो भी फोर्स लगा होगा, वो फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में होगा, ये फोर्स, तो गन के ऊपर वो फोर्स उस डायरेक्शन में होगा पीछे। तो मुझे बताओ बुलेट प्लस गन, ठीक है, ये बुलेट प्लस गन को मैंने सिस्टम लिया तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा। इस सिस्टम में 2 पार्टिकल्स है, इसका नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया गाइस? भाई नेट फोर्स 0 हो गया, तो क्या मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं ना मैं, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम किससे किससे बनता है, सारे मोमेंटम को ऐड करके। तो P1 प्लस P2 इनिशियल इक्वल टू P1 प्लस P2 फाइनल। सेम टाइप का क्वेश्चन गाइस, सेम टाइप का क्वेश्चन, कुछ फर्क नहीं है। P1 प्लस P2 इनिशियल में यहाँ पे 0 है, फाइनल मोमेंटम कितना है यहाँ पे 200 ग्राम, मतलब क्या 0.2 इंटू 300। 200 ग्राम को इसमें कन्वर्ट कर लो, ये प्लस लिया इसको माइनस लिया, -4 इंटू क्या लेंगे अपन, -4 इंटू क्या लेंगे, VR लेंगे। तो VR का आंसर कितना आया, 0.2 इंटू 300 मतलब कितना, 60/4। 60/4 मतलब कितना हुआ गाइस, 15 मीटर पर सेकंड। समझ में आया वापस या नहीं आया समझ में? तो मोमेंटम कंजर्वेशन कब करना है समझ में आ रहा है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, समझे? नेट फोर्स 0 होना चाहिए, आ जाएगा आपका। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। आगे के लेक्चर में मैं कोलिजन कराऊंगा, कोलिजन की पूरी थ्योरी खत्म कर दूंगा मैं। तो अपनी सेंटर ऑफ मास एंड लिनियर मोमेंट ऑफ क्वेश्चन कोलिजन की पूरा का पूरा एज अ थियोरेटिकल मतलब कंसेप्चुअली खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग बचेगा। मतलब अगले हफ्ते में कोलिजन अपना खत्म। आगे बढ़ू? 1 सेकंड सर। एक्चुअली मेरा जो पोर्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा पोर्शन चलता है जिस स्पीड में जनरली, उस स्पीड से मैं 20 डेज पीछे हूँ करंट बैच में, मतलब आपके बैच में 20 डेज पीछे, मतलब एक अराउंड 2 to 3 वीक्स में पीछे हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो पोर्शन है फिर वो जून एंड तक जाएगा, जून एंड या जुलाई 15 तक मैं 11-12 का पोर्शन खत्म करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको अंदर एक छुट्टी भी मिलती है 10-15 दिन की। जनरली हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक या अप्रैल के एंड वीक में आपको छुट्टी मिलती है आपको सेल्फ स्टडी के लिए। हम लोग 12th स्टार्ट करेंगे और छुट्टी देंगे, या फिर 12th स्टार्ट करने के पहले आपको छुट्टी देंगे।
ट्वेल्थ का पूरा मतलब ट्वेल्थ मतलब क्या, ये सब भी कुछ कुछ पार्ट ट्वेल्थ में होते हैं, ऐसा नहीं 11 12 अलग अलग है। हम लोग अपने लिए बोलते हैं कि ऐसा 11th वे 12th है। ट्वेल्थ पूरा का पूरा आपका 3 से 4 महीने में खत्म हो जाता है। अप्रैल में आपके थोड़े से डबल डबल लेक्चर होंगे, मतलब मई में, तो मई में आपके डबल लेक्चर्स होते हैं। तो एक एक्चुअली 3 महीने में आपका पोर्शन खत्म हो जाता है आगे फिर। हो गया, लिख के हो गया आपका? Yes, Yes, sir. sir. मुझे बताओ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा समझ में आ रहा है सर? आ रहा है सर। है? आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? कभी भी कुछ हाँ, समझ सर। में नहीं आ रहा होगा तो भाई पूछो, ठीक है? एडवांस वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो चलेगा, वो तो मैं आपको फिर डांट लूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, जाके पहले तुमको दिमाग के ऊपर जोर डालना है, उसके बाद ही मुझे क्वेश्चन पूछना है, पहले सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, बेसिक डाउट किसी को भी होगा तो बेसिक डाउट आप 5 बार पूछ सकते हो। बेसिक डाउट होगा तो मतलब आपको बेसिक कंसेप्ट में डाउट आएगा तो आप इधर पूछ सकते हो मुझे, ठीक है? उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है गाइस, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन भी एक दूसरे को रिलेटेड है। ऐसा पकड़ लो, एक बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब, सुतली बॉम्ब, ठीक है? दिवाली में फटाका फोड़ते हैं हम लोग। अब इस बॉम्ब को, ये जो बॉम्ब है ना, ये ब्लास्ट हो गया तो 2 टुकड़ों में हो गया। एक मतलब इसका टोटल मास m था, तो ये 1/3 पार्ट इधर हो गया, 1/3 पार्ट इधर गया और 2/3 पार्ट इधर गया। तो 1/3 पार्ट का जो स्पीड था, वो वेलोसिटी सपोज लेट्स से v0 होगा, तो बोला इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? समझ में आ रहा है क्या? बताओ कितनी होगी, मुझे बताओ, चलो आप बताओ मुझे कितनी होगी। बॉम्ब पहले ऐसे ही रखा हुआ था, ब्लास्ट हो गया, इसकी वेलोसिटी v0 होगी तो इसकी कितनी होगी? बताओ। चैट पे आंसर लिखो, चैट पे आंसर लिखो। चैट पे आंसर लिखो गाइस। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे गाइस, यहाँ पे बताओ 1/3 पार्ट मतलब मुझे बताओ इसका मास कितना था, इसका मास कितना था? m/3 था। एक का मास m/3 है, दूसरा वाला जो पार्ट है उसका मास कितना है? 2m/3। अब इसकी वेलोसिटी v0 हुई, तो बोला है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले तो मुझे बताओ, नेट फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, इसके ऊपर फोर्स इधर आएगा तो इसके ऊपर फोर्स इधर आएगा, नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ? 0। इफ आई कंसीडर द सिस्टम, तो मेरा इनिशियल मोमेंटम मतलब p1 प्लस p2 इनिशियल इक्वल टू p1 प्लस p2 फाइनल, ठीक है? इनिशियली कितना था? 0 था, क्योंकि बॉम्ब ऐसे ही रुका हुआ है। फाइनली कितना होगा? फाइनली कितना होगा? m/3 v0, ये पॉजिटिव लेंगे तो इसको निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे -2m/3 इंटू v, तो v की 3 कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू कितनी है गाइस? v की वैल्यू कितनी है? v0/2, m/3 कैंसिल हो गया ना? समझ में आ रहा है क्या गाइस? समझ में आ रहा है क्या? मुझे वो एक्चुअल में यहाँ पे तुम कुछ बोलोगे सर, तो यहाँ पे मैं आई कैप और यहाँ पे अब देखो ना, यहाँ पे आई कैप माइनस आई कैप डालेंगे तो भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? एक्चुअली डालने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग
ये पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या है, वन डायमेंशन में, इट इज वन डायमेंशन मोशन, 1D मोशन। 2 डायमेंशन मोशन होगा ना, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो अपने को क्या डालना पड़ेगा फिर, आई कैप जे कैप डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? ये अलोंग एक्स अलोंग वाई वगैरह भी जा रहा है तो अपने को डालना पड़ेगा, देन आई कैप जे कैप इज नीडेड। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। पहले मुझे होता इतना समझ में आ रहा है तुमको नहीं? यस सर। चलो ये लिखो, ये भी लिखो। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 गाइस, एग्जाम्पल 4 ध्यान से देखो थोड़ा सा, इसमें ये थोड़ा सा वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, तो इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बॉल है, अब बॉल के हो गए 3 पार्ट। कितने पार्ट? 3 पार्ट, एक ये और एक ये। सपोज ये वाला पार्ट जो था, मतलब टोटल मास बॉल का, सपोज चलो एक काम करते हैं, इसका एक बॉल का पार्ट जो है, इसका मास है m, इसका मास है 2m, जो तीसरा पार्ट निकला उसका मास अपन लेते 3m। तो टोटल बॉल का मास कितना था फिर? टोटल बॉल का मास कितना था गाइस? टोटल बॉल का मास था 6m, बराबर। तो 6m का मास है। अब क्या हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। ये वाला जो था, इसका वेलोसिटी गया v0, इसका वेलोसिटी गया 2v0, ये गया अलोंग y एक्सिस, ये गया था अलोंग y एक्सिस, ये गया था अपना अलोंग x एक्सिस। तो बोला है कि ये जो 3m मास है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और कौन से डायरेक्शन में जाएगा, कहां पे जाएगा एग्जैक्टली है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस में कहां पे जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है क्या गाइस? पहले बॉम्ब ऐसे ही था, अब 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, अब ये थोड़ा सा 2 डायमेंशन का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, पहले आप खुद करो, मैं आपको 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो एक काम करते हैं, 4 मिनट दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। इसके 2 मेथड्स है, जिसका वेक्टर बहुत ही अच्छा है, फट करके करेगा, मतलब क्या है, 1 मिनट में भी कर सकता है। जिसका वेक्टर अच्छा नहीं है तो एक नॉर्मल आई कैप जे कैप मेथड से पहले करो, ट्राई मारो, फिर मैं आपको मेथड 1 मेथड 2 दोनों बताऊंगा। चलो बताओ, करो जरा। सर वो 3m वाला पार्ट किस एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है? नहीं जा रहा है ना, वही तो निकालना है मुझे। ओके ठीक है।
तो आंसर सेंड किया है, प्लीज देखिए ना। हाँ रुको जरा, 1 मिनट रुको। चलो गाइस बताओ क्या करेंगे इसमें।
किसका क्या है आंसर? किसका इसका क्या क्या आंसर है? सर √17/3 V0। हाँ सर। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पहले मेथड नंबर 1, मेथड 1 को यहां से करता हूं, ठीक है, लंबा मेथड है, मेथड 1 जो है लंबा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जब बॉल ब्लास्ट होगा या वो बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो बेसिकली क्या होगा, वो तीनों दिन के ऊपर एक्शन रिएक्शन से सारे के सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या, P1 प्लस P2 प्लस P3 इनिशियल, मतलब मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, P1 प्लस P2 प्लस P3 फाइनल, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पहले समझना जरूरी है। अब इनिशियल मोमेंटम तो वैसे भी जीरो था, अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, अब फाइनल मोमेंटम आप देखोगे तो mv0, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं mv0 I कैप, ठीक है, इसका क्या 2m इंटू 2v, तो क्या था 2m इंटू 2v v0, ठीक है, j कैप। समझ में आ रहा है कि तुमको, पहले इतना वो बताओ मुझे। और जो थर्ड का मोमेंटम था, देखो थर्ड का मोमेंटम जो भी होगा वो थर्ड का मोमेंटम I कैप J कैप मत लिखो, मोमेंटम 3 ऐसा करके लिख देते, थर्ड का मोमेंटम इज P3। तो मुझे एक बात बताओ, P3 वेक्टर आया कितना, तो P3 वेक्टर था वो आया बेसिकली माइनस ऑफ mv0 I कैप प्लस 4mv0 J कैप, समझ रहा है, दिस इज माय P3 वेक्टर, दैट इज माय मोमेंटम 3। तो मुझे होता है P3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, P3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो मैं इतना लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो यहाँ पे जो P3 का मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ऑफ क्या होगा, m भाई mv0 का स्क्वायर प्लस 4mv0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ क्या 17mv0, समझ में आ रहा है, ये मेरा आंसर आ गया। ये था मेरा P3 का मोमेंटम, मतलब मैग्नीट्यूड। अब P3 जो मोमेंटम है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P3 मोमेंटम को मैं 3m इंटू वी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3m इंटू वी लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 17mv0 करूंगा, तो mm कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, v की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट ऑफ 17v0/3। समझ में आ रहा है गाइस? ये एक मेरा लंबा वाला मेथड था जो I कैप J कैप मेथड है, इसको कुछ दिमाग नहीं चल रहा है इससे करो। अब सब मुझे बताओ, इतना सब कुछ करने का जरूरत था क्या? मेथड 2 जो है, देखो मेथड 2 मतलब डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे अपन, देखो मोमेंटम वेक्टर ड्रॉ करो, ये एक मेरा मोमेंटम वेक्टर है जो मेरा mv0 मोमेंटम वेक्टर है, ठीक है। मेरा एक ये मोमेंटम वेक्टर है जो कितना है 4mv0 वेक्टर है। अब मुझे बताओ, ये मेरा P1 वेक्टर है, ये मेरा P2 वेक्टर है, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसा चाहिए कि जो वेक्टर इन दो वेक्टर को क्या करे, कैंसिल करे ना, कि P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तीनों तीन वेक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए ना। यहाँ पे देखो ना, ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये वेक्टर, इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, समझने की कोशिश करो, जिनका वेक्टर अच्छा है उनको समझेगा, जिनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये mv0 एंड 4mv0 का रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या करनी चाहिए भाई, तीनों तीन वेक्टर का एडिशन जीरो है, तो ये जो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन है, जो 4mv0 एंड mv0 का जो वेक्टर एडिशन है, वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ क्या 17mv0, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या करने चाहिए गाइस, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या करने चाहिए, कैंसल। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर की वैल्यू कितनी थी 3m इंटू वी थी, तो 3m इंटू वी शुड बी दिस, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया, 3m इंटू वी शुड बी इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ 17mv0। तो तुम्हारा v0 की वैल्यू क्या आई, सॉरी v की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट 17v0/3। मेथड 2 से किसने किया क्या? यस सर। जिसका वेक्टर अच्छा है वो डायरेक्टली ऐसे कर देगा, ये इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं I कैप J कैप करने की, डायरेक्टली ये कर दो। आपको इस मेथड पे पहुंचना है, मतलब फास्ट करना है आपको, समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है?
नहीं, मैं ब्रेक नहीं लूंगा अभी, एक 10-15 मिनट खींच के लेक्चर को खत्म कर दूंगा, क्योंकि आज आपको एसएचएम का भी थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, बोर्ड्स का लेक्चर भी, एसएचएम का लेक्चर भी, तो आपका 3-3 आज का फिजिक्स का लेक्चर है ना, तो ज्यादा एकदम लंबे लेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। वैसे मोमेंटम मेरा एज अ टॉपिक खत्म हो चुका है। होमवर्क लिख के रखो, होमवर्क गाइस, थोड़ा सा होमवर्क लिखो। एचसी वर्मा खोलो, एचसी वर्मा, एचसी वर्मा खोलो से गाइस सब लोग। जो मैं बोल रहा हूं एचसी वर्मा से, ठीक है, सुनो, मुझे और छोटा सा कंसेप्ट बताना है, एक छोटा सा और क्वेश्चन बताना है, उसके बाद ही अपन खत्म करेंगे लेक्चर को। लेकिन होमवर्क लिख के रखो, क्योंकि होमवर्क हमेशा हम लोग वो कर लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चंस पहले सारे लिख के रखो, जिस ऑर्डर में दे रहा हूं इसी ऑर्डर में करना है। पेज 160 एंड 161 एचसी वर्मा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन वाले इसमें से, ठीक है। जो जो मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 पहले करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जिस ऑर्डर में दे रहा हूं उसी ऑर्डर में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क करके रख रहा हूं इसको, मैं बाद में ये कर लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 25, 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है। तो जो मैं डबल स्टार मार्क करके रखे क्वेश्चन नंबर सब अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 12, 13, 14, ठीक है गाइस। इसका एक स्क्रीनशॉट भेज के मुझे भी भेज दो, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भी भेज दो गाइस, स्क्रीनशॉट लो और मुझे भी भेज दो। ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो आपको सबमिट करने हैं, ठीक है। सबमिट करने हैं, इसको सबमिट आपको करो। बाय, मैं ये सबमिट क्यों लिखता हूँ, बाय आज वार कौन सा है, 12 फेब है ना, फ्राइडे राइट, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है, बाय मंडे, ठीक है। मंडे इवनिंग तक आपको ये सब कुछ सबमिट करना है सॉल्व करके, ठीक है, क्योंकि एसएचएम का भी आपको होमवर्क आने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी आपको होमवर्क आएगा आज, तो आपके लिए तो 2-2 होमवर्क होंगे, ठीक है। और स्ट्रिक्ट एक्शन भी हम लोग लेने वाले हैं अभी, होमवर्क जो लोग सबमिट नहीं करते उनके ऊपर, ठीक है। और वो सारा का सारा पेरेंट्स को आपकी रिपोर्ट जाने वाला है, क्योंकि अभी सिस्टम अपनी ऑलमोस्ट बन चुकी है। आपका रोल नंबर से लेके आपका अभी आपका जो ऐप है स्टूडेंट पर, उसके अंदर हर एक चीज दिखती है आपको, आपके पेरेंट्स को भी दिखेगी, आपके पेरेंट्स को मार्क्स भी दिखेंगे, हर एक चीज दिखेगी। तो प्लीज गाइस, ठीक है, हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, और मुझे एक आध 2 लोग मुझे फोटो भेज दो। हाँ ठीक है, भेज दिए हैं। चलो, लास्ट का कंसेप्ट बचा हुआ है गाइस, लास्ट का कंसेप्ट बचा हुआ है, एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है, उसको मतलब क्वेश्चन बचे हुए सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ू गाइस, आगे बढ़ू? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस देखो, अब मैं एग्जांपल 5 देता हूं, ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल देखो क्या है, यहाँ पे एक प्लैंक रखा है, प्लैंक के ऊपर वही आदमी है, ठीक है। प्लैंक का मास मैं लेता हूं, चलो वापस 100 kg, आदमी का मैं मास लेता हूं लेट्स से 50 kg, और प्लैंक जो है वो है एक अराउंड 15 मीटर लेंथ, इसकी प्लैंक की लेंथ है 15 मीटर। ये क्वेश्चन अलग है। अब ये आगे जाना चालू करेगा, प्लैंक कहां पे जाना चालू करेगा? ये जब आदमी आगे जाना चालू करेगा, प्लैंक पीछे जाना चालू करेगा, इतना अपन ने पढ़ा। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जब आदमी घूमते घूमते प्लैंक के अदर एंड में पहुंचेगा, मतलब प्लैंक के अदर एंड में पहुंचेगा, तो प्लैंक मुझे बताओ कुछ ना कुछ डिस्टेंस पीछे गया होगा कि नहीं होगा?
जब ये आदमी यहाँ पे पहुंचेगा, मैं आदमी को यहाँ पे चलो रेड में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आदमी यहाँ पे जब पहुंचेगा तो प्लैंक पीछे गया होगा, ठीक है। तो बोला है कि प्लैंक कितना पीछे गया होगा, ये डिस्टेंस x निकालना है, समझ में। ये जो प्लैंक है ना वो कितना पीछे गया होगा जब आदमी उसके अदर एंड में पहुंचेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, मुझे तो क्या इस क्वेश्चन को काइनेमेटिक्स से सॉल्व करेंगे हम लोग? हाँ, काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे? नहीं गाइस, इसके ऊपर दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब दिमाग देखो क्या लगाना है, इसका एक कंसेप्ट होता है, सब लोग ध्यान से सुनो, पहले कंसेप्ट ध्यान से सुनो, ठीक है। कंसेप्ट सब लोग ध्यान से सुनो, जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताने वाला हूं पहले, इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है। अब कंसेप्ट देखो क्या है, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बनेगा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2, ये तो बनेगा ही बनेगा ना, m3s3 बराबर कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मुझे बताओ इफ नेट फोर्स इज 0, क्या सीखा था अपन ने? इफ नेट फोर्स इज 0, क्या सीखा था अपन ने? क्या चीज कांस्टेंट था? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था गाइस? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था? कांस्टेंट। मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ इफ, अब इसमें एंड इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो 0, इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो 0 इनिशियली, देखो इनिशियली दोनों रुके हुए हैं, तो क्या मुझे बताओ क्या होगा? इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, देन मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस? देन मैं क्या लिखूंगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, मतलब रुका हुआ है सेंटर ऑफ मास, तो वो रुका ही रहेगा, घूमेगा क्या वो? भाई मुझे एक बात बताओ, नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट का मतलब क्या है? जो उसको स्पीड है उसी जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 ही है, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास कितनी होगी गाइस? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 हो जाएगा। मुझे होता डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3 डॉट डॉट डॉट, ये चीज भी क्या हो जाएगी? ये चीज भी क्या हो जाएगी गाइस? ये भी चीज क्या हो जाएगी? 0। कंसेप्ट बना मेरा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बट ये कब लगा सकते हैं? इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनिशियली क्या? इनिशियली क्या? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होनी चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होनी चाहिए गाइस? 0, मतलब सेंटर ऑफ मास रुका होना चाहिए। चलो ये लिखो, पहले ये लिखो, ठीक है। नहीं एक मिनट, मैं काम करता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहले तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है कि नहीं है? इनिशियली क्या दिख रहा है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या है? दोनों मासेस रुके हुए, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है इनिशियली। तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इनिशियली 0 है एंड नेट फोर्स भी 0 है, तो मैं अपना फॉर्मूला लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? मैं क्या लगा सकता हूं? m1s1 वेक्टर प्लस m2s2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस? अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट, इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? कोई बोल सकता है इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या डिस्प्लेसमेंट है इसका? टोटल लेंथ 15 है, ये नीचे एस गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 15 माइनस एक्स आई कैप। भाई 15, अरे 15 नहीं है, कोमल दिमाग लगा, 15 यहाँ पे एक्स, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है तुमको? इनिशियल टू फाइनल 15 माइनस एक्स, आदमी का डिस्प्लेसमेंट है 15 माइनस एक्स। 100 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना है पीछे? इस 100 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना है जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है? एक्स ही तो 100 kg का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वाई माई S1 वेक्टर, यहाँ पे आप देखोगे माई S1, सपोज इसका मास m1, ये m1 है और m2 है, तो S1 वेक्टर कितना होगा? 15 माइनस एक्स आई कैप। और व्हाट इज माई S2 वेक्टर? व्हाट इज माई S2 वेक्टर? इट इज माइनस एक्स आई कैप। अब आई कैप लिखने की जरूरत है क्या गाइस? नहीं है, क्योंकि 1 डायमेंशन है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 50 इंटू 15 माइनस एक्स। सिमिलरली m2 कितना है? 100 kg, तो ये माइनस होगा, लेकिन 100 इंटू, क्योंकि माइनस एक्स है,
इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 50 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 मतलब 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 मीटर। समझ में आ रहा है? तो कितना डिस्टेंस पीछे गया है वो? 5 मीटर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है गाइस? गाइस ये पार्ट कैसे किया वो समझ में आया? कौन सा वाला पार्ट लगाया मैंने? कौन सा वाला चीज लगाया मैंने? ये वाला। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3 डिवाइड बाय, ये चीज 0 है। कब? ये चीज। तो पहले लिखो ये चीज, ये वाला लिखो, ये वाला लिखो। और लास्ट का पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो वापस वीडियो देख लो ऑनलाइन, क्योंकि 2 घंटे के बाद ना आपका दिमाग बंद करना मतलब काम करना बंद कर देता है। ये सब इसमें ही है, इसका हेडिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो सब क्वेश्चन सॉल्विंग बता रहा हूं मैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, करो फटाफट। डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट। इफ दिस इज 0 एवरीथिंग इज 0, दिस इज 0, खत्म बात। m1s1 प्लस m2s2 ये 0 हो जाएगा। लिखो गाइस, इसको लिखो जरा, चाहिए तो मैं आगे वाला क्वेश्चन एक बार वापस बता दूंगा। हो गया लिख के? डन सर। एक बात मुझे बताओ ना यार, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सपोज 0 है, मतलब सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है, तो अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 ही रहने वाली है, मतलब वो रुका ही रहने वाला है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सेंटर ऑफ मास का? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया गाइस? 0 हो गया ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। बस इसमें डाल दो, इस पे आंसर अपने 0 कर दिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये ऊपर वाली चीज भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? और ये मेरा एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा तरीका हो गया। अब इसको मैं यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो ना, यहाँ पे m1 था, यहाँ पे m2 था, ये आगे गया, ये पीछे गया। अभी जब आगे गया तो ये पीछे गया, तो ये x से गया, 15 माइनस x से गया। नेट सेंटर ऑफ मास दोनों रुका हुआ है, तो नेट फोर्स भी 0 है, तो क्या हो गया? ये लगा सकते हैं अपन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है, मतलब समझ में नहीं है, वो कैसे कह सकते हैं? मतलब दोनों का सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है ना भाई, दोनों चीजें रुकी हुई, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है भाई? हाँ ओके ओके। दोनों चीजें इनिशियली रुकी हुई है, v1 v2 दोनों 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? m1 v1 प्लस m2 v2 ना, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यस सर ओके। तो v1 0 v2 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0। समझा? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट भी सेंटर ऑफ मास का क्या है? 0 है। तो बस ये लगा सकते हैं, ये लगा के आंसर निकालो। मेथड समझ में आई कि तुमको? ये क्वेश्चन लिखते लिखते ना मेथड समझो, ठीक है? चलो गाइस, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, सारे बेसिक बता दिए कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे होते हैं, जो मैंने भी HC वर्मा से आपको दिए हुए हैं। अब अपना नेक्स्ट सिर्फ टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, छोटा सा मतलब वो भी इंपॉर्टेंट ही है, कोलिजन। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक एक्चुअली खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगले वीक अपना सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन क्या हो जाएगा? ओवर, खत्म। और मेरा एडवांस प्लस लेक्चर में नेक्स्ट वीक में सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन पे रखने वाला हूँ, या काइनेमेटिक्स एनालिसिस में देखने वाला हूँ किसके ऊपर रखूं मैं। ठीक है,
तो गाइस चलो निकले, फिर निकलते हैं। बाय बाय कर लो सब। थैंक यू सर। बाय गाइस, मिलते शाम Bye, को, sir. मिलते, चलो शाम को बाय मिलते। सर। बाय बाय सर। गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। सर आज एडवांस प्लस का लेक्चर है। नहीं आज नहीं, आज नहीं। ओके सर, थैंक्स, बाय।